न्यूज़ सेंटर में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन। पाकिस्तान की बीमार मईशत का दारोमदार इस वक्त माशी डॉक्टर असद उमर पर है, जो इसका भरपूर इलाज करने में मसरूफ़ हैं। इससे पहले नवाज लीग के माशी डॉक्टर्स ने जवाब दिया तो असद उमर इसे चीन, सऊदी अरब, मलेशिया और मुत्तहदा अरब अमारात की एमरजेंसी में ले गए। इब्तदाई मरहम पट्टी और जिंदगी बचाने वाले डॉलर के टीकों से जान बची तो IMF के बड़े अस्पताल ले जाने से पहले स्टेट के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी मईशत के एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जब वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक जैसे आलमी सर्जन्स की नज़र से गुजरे तो वहाँ से भी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आई। मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी मईशत जनूबी एशिया में सबसे लागर है। क्योंकि डॉलर महंगा होने से दवाएं महंगी हो चुकी, इसीलिए एमनेस्टी का आजमूदा नुस्खा एक बार फिर से आजमाया जाएगा। बस दवा के साथ की भी ज़रूरत है। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इससे पहले तो हम कह रहे थे कि जी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की जानिब से रिपोर्ट आई जिसमें तशवीश का इजहार किया गया था, लेकिन ये जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, ये तो ये कह रही है कि जो अब ये आने वाला साल है और इसके अलावा 2020 उसमें जो सार्क ममालिक की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो उसमें भारत की जो मईशत है उसकी तरक्की की रफ्तार 7.5% रहेगी, यानी कि वो इन तमाम ममालिक में सबसे ऊपर होगा। बांग्लादेश दूसरे और नेपाल तीसरे नंबर पे, जबकि पाकिस्तान का नंबर सिर्फ अफ़गानिस्तान से एक नंबर ऊपर है और वो है 7वां नंबर, जिस पे पाकिस्तान की मईशत कहा जा रहा है कि 2019 में जो इसका ग्रोथ रेट है वो 3.4% रहेगा और 2020 में ये गिर कर 2.7% हो जाएगा। लेकिन जनाब जो डॉक्टर असद उमर साहब हैं, जो कि माशी इस वक्त डॉक्टर बने हुए हैं, जिनके हाथ में इस वक्त पाकिस्तानी मईशत की नब्ज़ है, वो ये फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब ICU से निकल आई है। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। होता है अगस्त 2018 में हमें तो उस वक़्त ICU में जो मरीज़ मिला था, उस ICU में लेटे हुए मरीज़ को ऑपरेशन करके उसकी जान बचाना थी। कौम ने देखा, दुनिया ने देखा, बेहतरी आई, ICU से मरीज़ निकला और अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज़ ख़त्म हो गया। इक़दामात किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि ये इक़दामात जो किए जा रहे हैं इस पर जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो तो तशवीश का ही इज़हार कर रहे हैं मुस्तकिल। ये कितनी तशवीशनाक बात है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं। इमरान, कुछ जो है वो ज़ाहिर है इसमें नेगेटिविटी भी है इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं और वो ये कि 2021 में जो माशी इस्लाहात हैं उसके समरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपको यकीन है इस पर? उस वक्त तक हम आदी हो जाएंगे। जो आवाम है सलमान, वो जो एक लतीफ़ा भी है, किसी ने कहा कि गुर्बत के ख़ात्मे का इलाज क्या है, तो उसने कहा कि इसको बर्दाश्त करते रहो, फिर 2 साल तक बर्दाश्त करो, उसके बाद क्या होगा। उसने सवाल किया, उसने कहा आप आदी हो जाएंगे। तो हमें जो आलमी बैंक ने और एशियाई तरक्याती बैंक ने जो हमारे इशारे दिए हैं हमारे मईशत को बेहतर करने के, वो 2021 के दिए हैं। तो 2021 में हम इस कदर आदी हो चुके होंगे मुज़ाहिरों के, फाकों के, बेरोज़गारी के और भूख के, लोग यहाँ के, कि वो आदी हो जाएंगे, फिर उसको अपनी किस्मत का लिखा समझकर बर्दाश्त करते चले जाएंगे। ये तो एक साइड हो गई कि तंज़िया बात है और इस वक्त हर आदमी यही सोच रहा है, यही कह रहा है। सलमान, जो माहिर माशियात हैं और जो ये बैंक हैं आलमी, इनकी अपनी जो स्टडी है, जो रिसर्च है और जो इनका अंदाज़े हैं वो अपनी जगह। एक हम जो हैं बतौर सहाफ़ी, हम जो है नफ्स पे हमारी हाथ होता है, वो होता है आवाम का, जिसको इन शरय नमू से उसका कोई लेना देना नहीं है। डॉलर की कितनी उसकी एडजस्टमेंट है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक माचिस की डिबिया भी ले रहा है तो उस पर भी सेल्स टैक्स दे रहा है। उसकी तनख्वाह जब आ रही है उसके अकाउंट में या वो वसूल कर रहा है उस पर भी टैक्स कट रहा है। वो पानी पी रहा है उस पर भी टैक्स कट रहा है। वो बिजली दे रहा है उस पर भी टैक्स कट रहा है। वो सारे अपने जो उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, उसके जवाब में उसको क्या मिल रहा है? उसको ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसको भूख मिल रही है, उसको महंगाई मिल रही है, उसको
सब्जी महंगी मिल रही है, उसको फल महंगे मिल रहे हैं, उसको हर चीज़, इवन ये कि दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं। हमने जिक्र भी किया कि इन तमाम चीज़ों से जो हालात हैं मुल्क के, उससे शुगर बढ़ती है, शुगर के अमराज में इजाफा हो रहा है, उससे बुलंद फिशार खून या ब्लड प्रेशर में इजाफा हो रहा है। इन सब की अद्वियात भी महंगी हो गई हैं, मतलब मारे को और मार रहे हैं ये। तो ये जो सूरत हाल है, अच्छा उसमें इनके जो असद उमर साहब का कहना है, वो ये कह तो देते हैं ये इनकी जो एमनेस्टी स्कीम है वो हलाल है, पिछड़ों की जो थी वो हराम थी। जो ये कहते हुए आए और उसको बुरा भला कहते रहे एमनेस्टी स्कीम को, उसमें इन्होंने इतना अरसा निकाल दिया। और मज़े की बात ये, सलमान जब इमरान खान सितंबर में कराची आए थे और बिजनेस मैन और सनतकारों से मिले थे तो कहा था, सितंबर 2018 की, आज तकरीबन 7 या 8 महीने गुजर गए हैं, उस वक्त उन्होंने कहा था कि एमनेस्टी स्कीम देंगे और आज 8 महीने बाद ऐलान कर रहे हैं। ये कब मुतारिफ होगी, ये मेरा ख्याल है बजट पे कह रहे हैं या कब कह रहे हैं, और महीने 15 अप्रैल से कह रहे हैं कि इसको मुतारिफ करा रहे हैं। IMF को कहते रहे कि जी चले 15 अप्रैल को कह रहे हैं, 8 महीने तो गुजार ही दिए, 15 और फिर आपके बाद ये कह रहे हैं कि जी जो सारी इन्होंने जो स्कीमें मुतारिफ कराई और जो कुछ कहते हुए आ रहे थे उन सब की नफ़ी कर रहे हैं। फिर इन्होंने जो अपने फैसले किए उसमें यू टर्न तो इनका मशहूर है। इन्हें 1700 सीसी गाड़ी पर जब इन्हें टैक्स लेना ही नहीं था तो लगाया क्यों था। फिर इन्होंने और बहुत सी चीज़ें हैं जो, अच्छा ये जो इनके सारे फैसले हैं, महंगाई है, ये जो बड़े आराम से कह रहे हैं जी ICU से निकाल दिया हमने और हमने अब मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। मैं आपको बताऊं, एक नौजवान है कुछ हमारे अपने इलाके के, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने होटल खोला, बेरोज़गार थी, तालीमी याफ्ता थे, ग्रेजुएट थे, उन्होंने एक होटल खोला चाय का FB एरिया में, उसमें उन्होंने 25 रुपए की चाय रखी। तो उन्होंने कहा कि जी 150 रुपए की जो है वो LPG हो गई अब, और हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। 10 kg रोज़ाना इस्तेमाल होती है हमारी LPG, उससे हम चाय और पराठे और जो भी उसके लवाजमात होते हैं वो करते हैं। अब जब महंगी हुई 150 रुपये तो उन्होंने वो होटल ही बंद कर दिया, कहने लगे हम नहीं चला सकते। सुई सदरन गैस कंपनी के पास गए, वहाँ पे जो है उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए दे दो रिश्वत, जो मुताल्लिका उनकी माफिया थी उसने कहा 2.5 लाख रुपए दो तो आपको गैस मिल जाएगी। तो उन्होंने वहाँ से कहने लगे 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाते, हम तो अपनी रोज़गार बचा रहे थे, अपनी जो बका की जंग लड़ रहे हैं, ये हम 2.5 लाख रुपए कहाँ से दे, तो बेहतर यही है कि इसको बंद कर दिया जाए। तो बंद कर दिया। आपके यहाँ बिजली इतनी महंगी है, घरों पे आप इस्त्री नहीं कर पा रहे, बाहर जा रहे हैं, उन्होंने भी महंगी कर दी, फल उन्होंने महंगे, तो आम आदमी। अच्छा इमरान, आज वजीर तवानाई उमर अयूब साहब ने एक बड़ा दिलचस्प जो है वो दावा किया है, बड़ा दिलचस्प दावा किया है। वो कह रहे हैं कि बिजली की पैदावार जो है वो तलब से ज्यादा है, यानी ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। सिर्फ ये कि जहां पर लाइन लॉसेज हैं, जहां चोरी हो रही है, वहां उस वजह से हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। सलमान, मैं एक जुमला कहूंगा, वो ये कि कराची में 2016 में 3.5 रुपए, अगर हुकूमत को बहुत हमदर्दी है ना और बहुत जो है दर्द है आवाम का, 3.5 रुपए फी यूनिट कम किए थे नेपरा ने 2016 में। आज आ गया है 2019, उस कमी पर के इलेक्ट्रिक ने स्टे लिया हुआ है और आवाम को वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। अरबों रुपए आवाम ने अदा कर दिए हैं हुकूमत की तरफ से। ना नवाज शरीफ हुकूमत ने, ना इमरान खान हुकूमत ने, जो इस्लाहात के दावे कर रहे थे, उन्होंने भी कोई इदारों में इस्लाहात करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, ये रिलीफ दे रहे हैं कि अब तक उस पर तवज्जो नहीं दी। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर तवज्जो मबजूल कराई। ठीक है इमरान, जरा मुझे इजाजत दें आगे बढ़ने की, मैं मियां शाहिद की तरफ जाऊंगा। मियां शाहिद, ये जो जाहिर है, एक तो रिपोर्ट पर भी अगर आपने कोई कमेंट करना है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें यही कहा जा रहा है कि आप टैक्स इस्लाहात करें, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, ये नहीं करेंगे तो फिर हालात बदलेंगे नहीं। यानी 2021 में भी बेहतरी उस वक्त मुमकिन है जब आप इस्लाहात करेंगे, आप बेहतर इक़दाम करेंगे, यानी कि वो डिपेंड ये कर रहे हैं। ये जो स्कीम अब लेकर आ रही है हुकूमत, टैक्स एमनेस्टी स्कीम, ये पिछली हुकूमत यानी जो 2018 में जो नवाज हुकूमत एक स्कीम लेकर आई थी टैक्स एमनेस्टी की, उससे कितनी मुख्तलिफ है? इसमें जो कहा जा रहा है कि आप क्या कुछ देकर जो है वो किस तरह से आप काले धन को सफ़ेद कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्कीम थी वो तो कहते हैं कि बड़ी कामयाब थी और उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 100 अरब से ज़ायद जो है वो हुकूमत के पास पैसा आया था।
सलमान देखें, पहले तो अशारिया की बात कर लेते हैं। जो माशी अशारिये हैं वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त जो सर्कुलर डेट की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। 1700 अरब रुपए तक जो है वो पहुंच चुका है और महंगाई की शरह 9.4 है। इस वक्त जो हमारा बजट था पिछला, उस पर अगर गौर किया जाए तो 5500 अरब रुपया था और वो उस वक्त शरह नमू थी 5% से ऊपर थी और अब शरह नमू है 3.8%। 3.8% पे अगर देखा जाए तो ये बजट जो है ये 5000 अरब से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर हम देखें कि 1700 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट है, 1700 अरब रुपया डिफेंस बजट है और 2500 अरब जो है वो सूबों को जाएगा, तो 4900 अरब रुपया जो है 4900 अरब रुपया वो तो आपका निकल गया और बाकी आपका कौन सा रह गया 500-600 अरब रुपया, जिसका आपने पीएसटीपी देना है। पीएसटीपी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो कहाँ से चलेंगे? पीएसटीपी आपका पूरे का पूरा फारग हो गया। बाकी आपने वजारतों को देना है, जो वफाकी वजारतें हैं उनको बजट देना है। कैसे ये इशारिया बेहतर होंगे जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि जो आईसीयू से निकल चुकी है, कैसे निकल चुकी है? जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2020 के बाद 2021 में बेहतर होना शुरू हो जाएगी, वो इसलिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी अगर वो रिफॉर्म जो वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ किए हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मौजूदा स्ट्रक्चर में वो रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। एफडीआर का मौजूदा स्ट्रक्चर जो है उसमें रिफॉर्म्स नहीं हो सकती, क्योंकि एक मेरा सर्वे है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कि फैसलाबाद में मैंने सर्वे किया सिर्फ, कि फैसलाबाद में सिर्फ 400 फैक्ट्री मालकान जो हैं, जो गारमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो प्रिंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिर्फ 2 करोड़ रुपया सालाना फ़ी फैक्ट्री मालकान जो है वो टैक्स देता है। 115 अरब रुपए वो खालिस आमदनी है उनकी, कुछ तमाम खर्चे निकाल कर। जब टैक्स नहीं मिलेगा और तो फिर वो जो रिफॉर्म्स कहाँ जाएंगी? वो टैक्स इसलिए मुझे पता चला कि एक तो 2 करोड़ पे टैक्स है और ऊपर जो रिश्वत है वो अलहदा है, वो भी करोड़ों में है। अगर वो उसमें शामिल कर ली जाए तो टैक्स की रकम बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं स्कीम पर। एमनेस्टी स्कीम जो है वो पिछली स्कीम जैसी ही है, क्योंकि पिछली स्कीम से जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो हुकूमत ने खास नहीं बताए और हकीकी फिगर्स जो है वो पेश नहीं किए। 300 अरब रुपए हुकूमत जो कहती है कि हमारे इकट्ठे हुए, 100 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ था, 300 अरब रुपए मुकम्मल जो है वो जायदाद जो है वो सामने आई थी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत चाह रही है वो ये चाह रही है कि 10% जो है वो टैक्स उनसे लिया जाएगा। जितनी भी जो जायदाद जो है वो इस्तेमाल करेगा, सामने लाएगा, उस पर जो है वो 10% टैक्स जो है वो लगेगा। बाकी जो है इसका काला धन वो सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन जो माशी माहिरीन कह रहे हैं कि ये टैक्स स्कीम जो है वो उसी तरह की है जिस तरह एमनेस्टी स्कीम पहली हुकूमत की लाई थी, उसी तरह की ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। लेकिन इसमें हुकूमत को ख़ास तौर पे ये देखना पड़ेगा कि जो कसाद बाजारी के माहौल में और कसाद बाजारी की सूरत हाल में हम हैं, माहिरीन मुआशियात ये कहते हैं कि जो ब्लैक मनी है, पैरेलल मनी, उसको जो है वो ओपन कर दिया जाए। लोगों को इस तरह के इंसेंटिव दिए जाएं कि वो ब्लैक मनी मार्केट में आ जाए और वो जब मार्केट में आ जाएगी तो उस वक्त उसको रेगुलेट कर दिया जाए और मईशत जो है फिर आईसीयू से निकलेगी और फिर 2021 में हमारी जो है ग्रोथ रेट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वरना जितने भी तजर्बे कर लिए जाएं ये माशी सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। 2007 2.7 जो % ग्रोथ रेट है, ये जो है ये दिवालियापन की होती है, ये इसके नीचे जो है वो दिवालिया हो जाता है मुल्क। इसलिए इसको बचाने के लिए बेहतर मसला ये है ना, मसला ये, मैं जरा बढ़ूँ आगे। खालिद साहब, सर हम हैं तो एक ज़राई मुल्क, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये तो यही कह रही है कि जी ज़राअत में भी जो है वो हालात कुछ बेहतर होने नहीं जा रहे। आवाम को तो इस बात की फिक्र है सर कि आज चीनी के ऊपर 3 रुपये और दालों के ऊपर जो है वो डॉलर महंगा और पेट्रोल महंगा होने की आड़ में जो कीमतें हैं वो 5 से 7 रुपए फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, इसने तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। और दूसरा, ये कोई हक़ाइक़ के बरअक्स कोई अदादो शुमार नहीं है, बिल्कुल हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक हैं। उसकी वजह यह है, बुनियादी वजह यह है कि ये जो अदादो शुमार वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में दिए गए हैं, ये अदादो शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जो हुकूमती अदारे हैं उनके अदादो शुमार हैं, वहाँ से ही अदादो शुमार वर्ल्ड बैंक को फराहम किए जाते हैं। और देखिए कि ये जो पिछले दिनों चंद रोज़ पहले स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट जारी हुई, तो उस रिपोर्ट में भी अगर आप देखें, अगर आप मुआवजा करें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को और एशिया डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को स्टेट बैंक की रिपोर्ट के साथ, तो अदादो शुमार अलार्मिंग हैं।
एक जैसे हैं। और देखिए, अगर आप महंगाई की बात, अगर आप अफरात ज़र की बात, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में 9.4% की गई है रवा माली साल में, तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने जो अफरात ज़र की जो बात की है, जो अगले माली साल में 2019 और 20 के लिए, अब वो 13.5% शो की है, और बिल्कुल ये हकायक के मुताबिक है। और उसके बाद अगर आप देखें कि हमारी जो इकानमी है उसमें क्या है कि महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और पिछले जो 7 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई के अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट का अगर आप देखें तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठाकर देखें कि पिछले 7 साल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं था। और उसके साथ अगर आप दूसरे भी अदाद-ओ-शुमार देखें, और जो कर्ज़े देखिए, इस हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो कर्ज़े नहीं लेंगे। भाई अब तो सारी मेशत, सारा हमारा जो इन्हिसार है, सारी डिपेंडेंस है, अब वो सारे के सारे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो भी कर्ज़ों की बुनियाद पर पड़े हुए हैं। हमारे तो अपने ज़खायर भी हमारे पास नहीं रहे, सूद जो है वो जा रहा है। सर मैं ज़रा आगे और दूसरे देखिए इकानमी को इस वक्त ये एक तरफ तो अमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं। देखिए तमाम हुकूमतें लेकर आई हैं अयूब दौर से लेकर अब तक, और उनसे कुछ हद तक मकासद ज़रूर हासिल हुए हैं, लेकिन इससे मुकम्मल तौर पर आप ब्लैक मार्केट को जो है वाइट नहीं कर सके। और अभी देखिए पिछले 6 माह के दौरान क्या हो रहा है कि 250 अरब रुपए रियल एस्टेट से लोगों ने निकाल कर कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग प्राइस बॉन्ड में ये गया 250 अरब रुपए वहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर लोग ब्लैक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए एक तरफ आप ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी पॉलिसी ऐसी दे रहे हैं कि जिनसे फिर ब्लैक मार्केट जो है वो डेवलप हो रही है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। और जो हमारे सर मैं जरा पूछूं सत्तार साहब से, सत्तार साहब ये क्यों है अनसर्टेनिटी, ये बेयकीनी की कैफियत क्यों है, क्यों बात मानने को तैयार नहीं? जो खालिद साहब भी बात कर रहे हैं, और उधर वजीर ख़जाना बार बार यकीन दिला रहे हैं कि नहीं भाई आप मत डॉलर ख़रीदें, आप मत इन्वेस्ट करें, आप जो है वो सरमायाकारी करें इस मुल्क के अंदर, स्पेकुलेशन ना करें। सलमान, ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई हुई है इसमें जो इकोनॉमी के हवाले से बात की गई है उसको मशरूत किया गया है। उसको मशरूत किया गया है कि टाइटन किया गया है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को। टाइटन किसने किया? आज की गवर्नमेंट ने किया है। वो टाइटन के साथ कर रहे हैं कि उसको टाइट किया गया है। वो टाइट करने की वजह से ये हालात हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा अब ये टाइट करने का अब आप लोग समझ जाएं कि टाइट गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि पहले आप उस तरह से नहीं चल रहे थे जिस तरह से हम लोग महसूस कर रहे हैं। अब और तरीके से चलेंगे क्योंकि ये नई हुकूमत आई है। इसने क्या टाइट किया, जाके वर्ल्ड बैंक से वो पूछना पड़ेगा कि आप ये बाकायदा तौर पर विजिबली आपकी आंखों के सामने है लिखा हुआ कि ये जो इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, जिसका डिक्लाइन आया, ये किस वजह से हुआ है। वो जो फिस्कल और मॉनेटरी स्कीम को, उसको प्रोग्राम को टाइटन किया है, किसने किया? आज के दौर की हुकूमत ने किया। और उसके साथ साथ वो आप देखें, अगर उसको आगे बढ़ते हैं कि 2019 और 2020, अब ये साउथ एशिया, इसमें 8 मुल्क आते हैं, हम 7वें नंबर पर इस वक्त हैं, तो 2021 में हम 6ठे नंबर पर चले जाएंगे, यानी कि अफगानिस्तान तो ऑलरेडी हमारे नीचे है, तो श्रीलंका आ जाएगा। और उसमें जो मुस्तकिल बुनियादों पर जिसकी ग्रोथ रहेगी वो टॉप पे रहेगा, इंडिया नंबर 2 पे रहेगा, बांग्लादेश। अब जो पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि सोशल इनसिक्योरिटी, यानी कि जो मुआशी किस्म की इनसिक्योरिटी और फिर सियासी किस्म की इनसिक्योरिटी, लेकिन साथ साथ देखा जाए कि इंडिया के बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये नहीं कह रही कि इंडिया हमारा हमसाया है। एक तनाव की सी कैफियत है, इंडिया के अंदर धमाके हो रहे हैं, हमारे अंदर हमला हो रहा है लेकिन धमाके तो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो ये किस तरह का सियासी किस्म का और मुआशी किस्म का अदम इस्तेकाम है जिसका असर पाकिस्तान पे तो पड़ रहा है लेकिन इंडिया में नहीं पड़ेगा। अब देखा जाए कि ये कॉमन सेंस हमारी कह रही है कि आप जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी सियासी अदम इस्तेकाम, तो इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके बहुत सारे मामला हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं। इस वक्त ये मोदी साहब हैं, मोदी जो इलेक्शन लड़ रहा है, इंडिया में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है पुलवामा के ऊपर लड़ा जा रहा है।
नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी की बेस पर इलेक्शन कंटेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले और बड़े मसाइल थे, गंदम का मसला था, किसान का मसला था, मजदूर का मसला था, महंगाई का मसला था, एम्प्लॉयमेंट का मसला था। लेकिन दिस टाइम राउंड अलगर्ज ये कि इस वक्त आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सत्तार साहब एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे कि सियासतदानों को अलबत्ता रिलीफ ज़रूर मिल रहा है, लेकिन इस रिलीफ के बाद जो अपोजिशन है क्या वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार है? क्योंकि सुनीद ये कि अब बड़ी ख़ास और अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। क्या अपोजिशन इकट्ठी होगी और आवाम के हक़ में क्या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएगी? वेलकम बैक जी। आज कुछ कहा जा सकता है कि अदालतों से रिलीफ का दिन था, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब को रिलीफ मिल गया और उनको अदालत की जानिब से ये रिलीफ मिला कि नैब को कह दिया गया है कि जी आप उन्हें 16 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, वो भी अदालत में पेश हुए इस्लामाबाद में और उनको भी हम कह सकते हैं कि कुछ रिलीफ मिला है। कायम अली शाह साहब को भी 30 अप्रैल तक का जो है वो रिलीफ मिला, उबूरी ज़मानत उनकी हो गई है। ये तो हो गई एक तरफ रिलीफ मिलने की बात। लेकिन सर खालिद साहब, सर ये बताएं कि जो कल मुलाकात होने जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की नवाज़ शरीफ साहब से, और ये कहा जा रहा है कि वो पैगाम लेके जाएंगे आसिफ अली जरदारी का जो उनसे मुलाकात हुई थी। फिर ये कि कुछ अंदर जो है वो बातें ये चल रही हैं नून लीग में कि नून लीग के जो दीगर रहनुमा वो चाह रहे हैं कि क़यादत अब कुछ फ़ैसला करे कि पीपल्स पार्टी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, मिल जाएं और आ जाएं सड़कों पर सब मिलके। ऐसा ही है? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं। वो आसिफ अली जरदारी का पैगाम भी लेकर जा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी का जो मशवरा उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को दिया था वो उनके ज़रिए अब नवाज शरीफ साहब के पास लेकर जा रहे हैं कि हमें किसी एक पेज पर आकर, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के अंदर तो तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं, हमें बाहर आकर भी एहतजाज करना चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर दो किस्म की आरा हैं इस वक्त भी। अच्छा। देखिए, एक मकतबा फ़िक्र ऐसा है जिनकी राय है और अब उनका दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब से पीपल्स पार्टी ने भी अपनी एक एक्टिविटी उनकी तरफ से भी बिलावल भुट्टो की क़यादत में आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि नून लीग को भी मैदान में आना चाहिए। अगर नून लीग ने इसी तरह खामोशी इख्तियार किए रखी महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, लोड शेडिंग पर, आने वाले दिनों में लोड शेडिंग भी होगी और दूसरे जो मैशत के हवाले से मसाइल हैं, जो इकनॉमिक क्राइसिस है, तो इस सारी सूरत हाल पर अगर नून लीग खामोशी इख्तियार करेगी तो इससे नून लीग को नुकसान होगा और नून लीग को उस तरह रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया कायम है और अब लगता है कि नून लीग उस बयानिए से पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। और मौलाना फजलुर रहमान इतलात ये भी हैं कि शहबाज शरीफ के हवाले से भी कुछ शिकवे ज़रूर करेंगे कि वो समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की एक राय है कि हमारा जो अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं हो रहा और उसमें जो रुकावट है, अब वो देखिए वो शहबाज शरीफ साहब को समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहमती पॉलिसी है और उसके नतीजे में अपोजिशन एक तरफ नहीं बढ़ रही और उसमें देखिए कि नून लीग को एक तो वाज़ेह है, नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिला है और शहबाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिला है, हमजा शहबाज साहब को भी रिलीफ मिल रहा है। तो ये भी एक तासर है। देखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी पिछले दिनों नून लीग के साथ क़यादत के साथ रब्ता किया और उन्हें अपने साथ मुश्तरका काल की बात की तो नून लीग की तरफ से कहा गया, दरख्वास्त की गई बाकायदा पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि देखिए कि आप अभी इंतज़ार करें, कुछ अरसा रुकें, बजट के बाद, बजट तक हम देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर जाते हैं या बाहर रहते हैं। तो अगर वो नवाज शरीफ साहब जेल में दोबारा जाएंगे तो फिर हम उसके बाद जून के बजट के बाद जो है पीपल्स पार्टी सर, अब आपने कहा कि कोई मूवमेंट दो चला सकते आ रहा है, मुख्तलिफ आ रहा है नून लीग के अंदर। लेकिन इमरान, पीपल्स पार्टी में भी तो ऐसा ही है, क्योंकि जो जलसा हुआ था
4 अप्रैल का, उसमें आपको भी याद होगा कि आसिफ जरदारी ने तो ये कह दिया था कि जी चलें जी मार्च करना है हम इस्लामाबाद की तरफ, और मैं चाहे बाहर रहूं या जेल में रहूं, इनको हमने यानी हुकूमत को जो है वो यहाँ से बेदखल करना है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मशरूत धमकी दी थी कि जी 18वीं तरमीम को अगर छेड़ा तो फिर मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आ रहा है और दो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो सोच है वो पाई जाती हैं। अच्छा सलमान, ये जो फजलुर रहमान साहब मिल रहे हैं ना, ये बड़ी तड़प है पार्लियामेंट में ना जाने की। अगर जरदारी साहब को कोई पैगाम देना था वो बराह रास्त भी दे सकते हैं। पहले उनके साहबजादे उनसे मिले, नवाज शरीफ से जेल में मिले, और वो पहले भी असल में मीडिएटर का किरदार अदा करते रहे हैं ना। इमरान खान उनको बेशक 12वां खिलाड़ी नहीं, मीडिएटर का किरदार वो किसी सियासी सूरत हाल या सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए या कोई जो प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी, उनको कोई और मसरूफियत तो है नहीं। बिल्कुल मेरी जो अपनी फीलिंग है वो यही है कि उनकी अपनी कोई मसरूफियत तो है नहीं और वो इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हैं। अरे भाई, नवाज शरीफ और जरदारी साहब को अपनी घाल बचानी मुश्किल हो रही है। नवाज शरीफ, ये जो अभी 2-3 दिन पहले ड्रामा हुआ है हमजा शहबाज का और शहबाज शरीफ के घर पे, उस पर कुछ नहीं बोले, उनकी साहबजादी कुछ नहीं बोली। इधर जरदारी साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं, वो मुस्तकिल तंज कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब पर। आज भी तंज किया कि जी वो छोटे लोग थे, हम वो बड़े लोग थे, हम छोटे लोग हैं। नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज में एक उनका जो फ्रंट मैन कहता है। इमरान, अगर आप इजाजत दें मुझे सुन लें जरा, जरदारी साहब ने कहा क्या है, जरा दिखा भी देते हैं अपने नाज़रीन को, सुना भी देते हैं कि जरदारी साहब जो हैं जब अदालत में पेश हुए उसके बाद उन्होंने कहा क्या। ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है जो आए थे पहले, जहाँ पे गुजरे थे हम, जहाँ से गुजरे थे। जी इमरान, तो ये जो राहें हैं, ये रास्ते हैं, ये नए नहीं है उनके लिए, वो पहले भी इन्हीं रास्तों से गुजर चुके हैं। अच्छा देखें, इनके लिए ये आज की जो सारी पेशरफ्त हुई है उसमें ये एक इनका फ्रंट मैन जो था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, वो एक पकड़ा गया एयरपोर्ट से, मुश्ताक नामी कोई शख्स है। फिर आप देखें कि आज जो है कोई 2 खवातीन थी जो वादा माफ गवाह बन गई हैं। फिर आज नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि ओमनी ग्रुप या अनवर मजीद के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हो गया है। तो ये अपनी जो है अपना आप बचाने में लगे हुए हैं। फजलुर रहमान को कोई मसरूफियत नहीं है, वो ये मसरूफियत ढूंढने के जी मिल जाएंगे। अबे भाई, वो अपनी मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो फजलुर रहमान के लिए थोड़ी सड़कों पर आएंगे। और अभी इतनी शदीद गर्मियां हैं, नवाज शरीफ साहब जेल में नहीं रह सके गर्मियों में, वो यहाँ पर जो जून जुलाई की, मई जून की गर्मियों में आएंगे। उनका तो हिम्मत ही नहीं है जेल में रहने की। फिर जो आपके जरदारी साहब हैं वो पहले इशारा दे चुके हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जेल जा रहा हूँ, तो तहरीक चला के रखना। और जो बिलावल साहब हैं वो कह रहे हैं लात मार के हुकूमत ख़त्म कर दूंगा 18वीं तरमीम पर। तो 18वीं तरमीम पर लात मार के हुकूमत ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो 150 बच्चा मर गया और जो अभी तक अमवात जारी हैं थर में, वो उस पर किसको लात मारेंगे? वहाँ तो उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ तो लोग पानी को तरस रहे हैं, वो कौन, किसके लात पड़ेगी? वो कौन बर्दाश्त करेगा लात? तो ये बातें छोड़ें, सीधी सीधी बात करें, अवाम को बेवकूफ ना बनाएं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, बयानात देते थे पहले, ये शहबाज शरीफ साहब ने बयान देते थे जरदारी को घसीट खालिद साहब का जरा पॉइंट ले लें, खालिद साहब का पॉइंट ले लें। देखिए इमरान देखिए एक पॉइंट पर तो हुकूमत और अपोजिशन हमें एक पेज पर पिछले 3-4 दिन से नज़र आ रही है। वो पॉइंट ये है कि नैब की नाकामी पर तो अपोजिशन भी हुकूमत के साथ इत्तेफाक कर रही है और हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है कि देखिए एक तरफ से गिरफ्तारियां जरूर हो रही हैं, लेकिन साथ साथ ये रिकॉर्ड भी रखें कि गिरफ्तार होने के बाद उसके साथ ही भाई जमानतें भी हो रही हैं, रिहाइयां भी हो रही हैं और बैरून मुल्क जाने की तरह बात सुन लेना। अवाम के किसी पॉइंट पे यकजा नहीं है, अवाम के पॉइंट पे होना चाहिए जिससे अवाम को रिलीफ मिले। हर उस पॉइंट पर यकजा है जिस पर उनको रिलीफ मिल रहा है। देखिए अवाम बिल्कुल, देखिए अवाम ये भी चाहती है भाई, अवाम ये भी चाहती है कि नैब जो है गिरफ्तारियां करे, लेकर ठोस सबूत सामने लाए। ऐसे सबूत ना लाए कि जो जब वो अदालत में जाए तो उनके साथ ही उनकी जमानत हो जाए। ठोस सबूत के साथ फिर नैब को भी काम करना चाहिए। नैब को ये नहीं करना चाहिए कि नैब के जो अफसर हैं वो हमजा शहबाज शरीफ की रिहाइश का बाहर जाकर तकरीरें करें।
और देखिए कि चेयरमैन नैब को चाहिए था कि इस मामले का जब पंजाब के जो डीजी नैब ने तकरीरें की थी, जब इंटरव्यू किए थे, बात सुन ले भाई, बात सुन ले, एक बात होने पंजाब में डीजी नैब ने जब आपको याद होगा कि टीवी, जरा बात सुन ले भाई, बात सुन ले, मैं कहता हूँ आपकी बातें सुनेंगे 1 सेकंड के लिए, अच्छा कर ले, क्यों नहीं आ रहे भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, महंगाई है उस पर बाहर आए ना भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम आपकी बात अपनी खाल बचाने में लगे हुए ना, उनको क्या फिक्र है आवाम की, हम आपकी बात ट्रेन मार्च करके और गायब हो गए भाई, हम आपकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं। 18वीं तरमीम खत्म की, 18वीं तरमीम इतनी मुकद्दस है तो सिंध में इन्होंने 18वीं तरमीम लागू की, सिंध में ना तालीम अच्छी हुई ना सेहत अच्छी हुई, इमरान अब जरा खालिद साहब की पॉइंट लेने पर आगे बढ़ना है, खालिद साहब मारेंगे, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं हम उसको मानते हैं, जरा बात तो सुने भाई, सिंध हुकूमत को लात, और भाई आप सिंध हुकूमत को मारे, उनको निकालें, उनके खिलाफ जो करना चाहते हैं आप जरूर करें, मेरी सिर्फ बात सुन ले, हम अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम चाहते हैं, अवाम चाहते हैं कि जो करप्शन है, और यार बिलावल लात मार के हुकूमत को बाहर कर रहे हैं ना, तो बिलावल पहले तो लात मारे अपनी हुकूमत को, जिसने 150 बच्चे मार दिए, और देखिए भाई जहाँ पैसा फंड इशू हो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा आवाम को, आवाम के इश्यूज पर कोई सियासतदान, ठीक है इमरान अब जरा पॉइंट ले ले, एक पॉइंट यहाँ से जरा आप आवाम की बात कर रहे हैं, हम भी आवाम की बात, जब उनकी तरफ घेरा तंग होता है, सर मुझे फिर इसका मतलब है आगे बढ़ने दें, दोनों नहीं चुप हो रहे ना, तो मैं फिर जरा देखिए अंपायर की तरफ चला जाता हूं। आवाम की बात कर रहे हैं, हम भी आपकी और आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम चाहते हैं कि करप्शन में जो मुलव्वस हैं, जिन्होंने करप्शन की है, उनके बारे में ठोस सबूत सामने लाएं, ताकि उनको अदालतों में जमानत न मिले, उनको अदालतों से इंसाफ मिले, और जब आप सबूत नहीं लाएंगे, ऐसे ही आप लोगों को पकड़ कर लाएंगे, तो फिर लोग रिहा होंगे, उनकी जमानत होगी, फिर वो अपने घरों में वापस जाएंगे। इमरान जो खालिद साहब बात कर, इमरान मैं आपकी बात ही कर रहा हूं, जो खालिद साहब बात कर रहे हैं ना, ये जो नैब के अफसर हैं, ये तकरीरें ना करें, ये काम करें, ये सबूत लाएं, ये इन्वेस्टिगेशन करें सही तरह, जिस तरह कल भी और 2 दिन पहले भी तकरीरें की है नैब के अफसरों ने हमजा शहबाज के घर के बाहर, इसी तरह डीजी नैब जो पंजाब के हैं, वो भी आपको याद है अखबारात में, टीवी चैनल में इंटरव्यू दे चुके हैं, तकरीरें कर चुके हैं, तो चेयरमैन नैब को चाहिए कि इसका सारी सूरत का वो नोटिस क्यों नहीं लेते। इमरान सबूत तो देना पड़ेगा ना, वरना फिर कनानी कालिया वाले मामले में क्या हुआ, फिर देखिए आसफ अली जरदारी फिर रिहा होंगे ना, जब आप सबूत नहीं लाएंगे तो फिर वो कहेंगे ठीक है मैं 17 बार पहले भी यहाँ पर रिहा हो चुका हूँ, मैं 11 साल रहा हूँ, कोई सबूत मेरे पास नहीं ला सके। ठीक है सर, मुझे अब जरा आगे बढ़ने दें, सर अब जरा आगे बढ़ने दें। अगर सबूत हो तो फिर मलक कयूम को कहकर सजा नहीं दिलवानी पड़ती भाई, सबूत लाने चाहिए। ठीक है सबूत लाने चाहिए। मियाँ शायद ये बताएं कि जो खालिद साहब ने भी बात की है उस पर भी तनकीद हुई है कि जी नैब के जो हैं वो एक एडिशनल डायरेक्टर वहाँ जाके तकरीर कर रहे हैं और वो वाली बातें कर रहे हैं जो हम सियासतदानों के मुंह से सुन रहे हैं, जो हम इमरान खान के मुंह से सुन रहे हैं। तो फिर नैब के अफसरों को भी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए ना, और सबूत नहीं देंगे तो जो मैंने कहा कि जी कनानी कालिया वाला जो मामला हुआ उसके अंदर सारा सब जो है वो बरी हो गए सारे मुल्जिमान। सलमान ऐसा ही है, एक तो अप्रैल का महीना गिरफ्तारियों का महीना है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा जानिब देखा जाए तो नैब जो है वो अपनी नालायकी से और सियासी जमातें जो हैं वो अपनी चालाकी से काम चला रही हैं। और नैब की आज जो नालायकी देखने में आई साहब अदालत इस्लामाबाद में, वो देखिए जो 2 खवातीन जो थी वो पेश हुई थी वादा माफ गवाह बनने के लिए और वो दरखास्तें लेके आई थी, वो नैब की हिकमत अमली थी और इतनी गलत हिकमत अमली थी कि कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो खवातीन जो थी वहाँ पेश हुई, वो कानूनी तौर पे वहाँ पेश हो ही नहीं सकती थी। जब कोई भी इस्तगासा, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब किसी के खिलाफ केस बनाती है तो तमाम गवाह जो हैं उनको, और जो वादा माफ गवाह हैं, वो उस वक्त तक उनको पोशीदा रखा जाता है, उस वक्त तक उनको जो है वो सीगा राज में रखा जाता है जब तक उनकी पेशी नहीं होती, ताकि जो मुल्ज़िम है उसको तैयारी करने का मौका ना मिले, उसको उसका तोड़ करने का मौका ना मिले। आज वो खवातीन सबके सामने आके उन्होंने वहाँ पर सबको मुल्ज़िमान को जो है वो अलर्ट कर दिया। ये तो नैब की नालायकी है। और दूसरा देखें, इनके पास जो है सबूत हैं, इनके पास गवाह भी हैं, इनके पास ऐसे लोग हैं जो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, लेकिन नैब के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी मर्जी खुद कर रहे हैं, वो किसी चेन एंड कमांड में है ही नहीं, वो वहाँ से हदायत शायद नहीं ले रहे। शायद वो चेयरमैन नैब जो हैं
वो उनकी हदायत नहीं ले रहे, शायद वो अपने डीजीज की हदायत नहीं ले रहे, वो खुद ब खुद अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। लाहौर में भी यही कुछ हुआ। अब डिप्टी डायरेक्टर जो लाहौर में थे उसको किसी ने कहा तो नहीं था कि वहाँ माशरती उलूम का सबक जो है वो सुनाया जाए और लोगों को फरमुदात बताए जाएँ और हमजा शहबाज को ऐसे पैगाम जो हैं वो भेजे जाएँ। आज भी जो है नलायकी जो है नैब की ये सामने आई और यही नलायकियाँ हैं जो मुलजम बच जाते हैं, जो मुलजमों की जमानतें हो जाती हैं और उसके बाद वो मुजरम होने के बाद मुलजम बन जाते हैं। अब जो केस चल रहा है, कल पेशी है मियां नवाज शरीफ की और उसमें जो पेशी होगी, या आज मैंने जो देखा कि बड़े बड़े संदूक उठा के लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे थे और उसके बाद वहाँ पेश क्या किया? पेश तो कुछ भी नहीं किया। जो सबूत हैं, जो नाकाबिले तरतीब सबूत मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो किसके लिए हैं? क्या वो टीवी स्क्रीन पे दिखाने के लिए हैं? वो अदालत में पेश क्यों नहीं किए जाते? वो अदालतों को दिखाए क्यों नहीं जाते? वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट खुफिया तरीके से क्यों नहीं की जाती? उसको सियासी रंग नैब खुद देता है और ये नलायकी है नैब की। जो कि इन्वेस्टिगेटर होता है वो सियासी नहीं होता, वो कानून के मुताबिक चलता है। यही तो वजह बनती है सत्तार साहब पे चलता है और यहाँ ये हो रहा है सत्तार साहब, फिर यही वजह बनती है कि मुखालिफिन को ये कहने का मौका मिल जाता है कि नैब जो है वो रियासती नहीं बल्कि हुकूमती इदारा है। वैसे तो खैर फवाद चौधरी साहब भी ये बात कह चुके हैं और उन्होंने यही कहा कि जी ये तो हुकूमत का ही एक इदारा है और मालूम नहीं इसके बाद इनकी कोई तरदीद आई नहीं है वैसे इस सिलसिले में, लेकिन इसको तो रियासत का इदारा होना चाहिए। इसके जो अफसरान हैं उनको टू द पॉइंट बात करनी चाहिए सर, बस जाएं जाके अच्छा जी हम गिरफ्तारी करने आए, दैट्स इट। अगर आप बात तकरीर करेंगे तो फिर मुखालफिन तो कहेंगे ना आप सियासत कर रहे हैं। नहीं, इस मुल्क में चूँकि सियासत होती रही है तो इसलिए नैब भी सियासत का एक तरह से हिस्सा बन जाते हैं। मतलब जब नैब बनी थी तो कहा हमें कुछ और गया था, हमें ये कहा गया था कि अब एक ऐसा इदारा बन गया है जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा। अब इस इदारे में ऐसे लोग आएंगे जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे। हमने देखा जनरल अमजद आए, बड़े अच्छी रिप्यूट वाले थे। उसके बाद न्याजी साहब आए, डिप्टी चेयरमैन आए, वो बड़े अच्छी रिप्यूट वाले थे। फिर अच्छे खासे लोग अच्छी रिप्यूट्स वाले जो कि IO के तौर पर डेपुटेशन पे लिए गए थे FIA से। मतलब नैब की अपनी स्ट्रेंथ तो थी नहीं कोई, तो नैब FIA से लिए गए थे। तो शुरू में तो उन्होंने शुरू का जो साल है, 1.25 साल है या 10 महीने 12 महीने, उसमें आप देखें तो नैब इसी तरह काम कर रही थी जैसे नैब को करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ को NRO कहा गया, कुछ को नहीं कहा गया। फिर पहले काफ लीग के साथ डील हुई, फिर पैट्रियट के साथ डील हुई, फिर नवाज शरीफ के साथ डील हुई, शरीफ ख़ानदान के साथ डील हुई। आखिरी डील जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो और ये पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ हुई। तो आप देखेंगे जब आपकी आदत ये बन चुकी हो कि आपने कुछ करने के बाद, कुछ दिखाने के बाद, कुछ डराने के बाद आपने जाके डील ही करना है। कौन सी ऐसी जमात है, कौन सा ऐसा सियासी हिस्सा है जिसकी इसी नैब के साथ डील ना हुई हो? पिछले जब से 2000 से जब बनी है ये, तो उस वक्त से देख लें, अब तक देख लें, जो बड़े बड़े सियासी जो ग्रुप थे, जो सियासी जमातें थीं, उनकी नैब ही की वजह से उनका NRO था। किसी को NRO को नाम दिया गया, किसी को NRO का नाम नहीं दिया गया। मतलब वो सारी जमातें उसमें आ जाती हैं, वो सारे बड़े बड़े लोग उसमें आ जाते हैं। वो ऐसे बड़े बड़े लोग थे, मुझे समझ नहीं आई कि अगर वो नैब की लिस्ट जिसमें ये बताया गया कि ये जनाब हमारा एक्यूज्ड है, लेकिन साथ साथ वज़ीर ख़जाना भी है, ये अजीब सी बात है। साथ साथ ये वज़ीर आला भी है, साथ साथ ये वज़ीर आज़म भी है, साथ साथ ये सदर भी है। बड़ी अजीब सी बात थी। वो नैब के एक्यूज्ड हैं, नैब के केसेस के एक्यूज्ड हैं, लेकिन सदर भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर आला भी हैं, वज़ीर ख़जाना भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर दिफा भी हैं। ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि भाई आप अपना लिस्ट में देखें, आपकी ऑन गोइंग केसेस, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो केसेस नहीं जिनको बंद कर दिया गया, ऑन गोइंग केसेस में जिनका नाम था, वो सदर भी बना बैठा, वज़ीर आज़म भी बना बैठा, वज़ीर ख़जाना भी बना बैठा, वज़ीर दाखिला भी बना बैठा, वज़ीर दिफा भी बना बैठा। वो यार ये किस तरह का था, ये क्यों था, कैसे हुआ, ये किस तरह पॉसिबल हुआ, हमें बताया जाए कि कैसे सत्तार साहब। सर मुझे जरा एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज इंकशाफ हुआ है, क्योंकि पहले ये तो हमने सुना था कि नवाज हुकूमत कहती थी कि जी उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अब ये हुकूमत भी कह रही है कि जी उनके खिलाफ साजिश हो रही है। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ साजिश बुनी जा रही है, ये साजिशों के जाल कौन बुन रहा है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। वेलकम बैक जी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें वज़ीर खुराक, सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। और साजिशें कौन कर रहा है? ये साजिशें जो गैर मुंतखब अरकान हैं
वो ये साजिशें कर रहे हैं। ज़रा सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। नहीं हो सके और कुछ ऐसे आस्तीनों के सांप हैं जो इमरान खान हमारे मुखालिफ इतनी साजिश हमारे खिलाफ नहीं कर रहे जितने वो आस्तीन के सांप कर रहे हैं जो बदकिस्मती से असम्बलियों में नहीं पहुंच सके। खालिद साहब, सर ये कौन है आस्तीन के सांप? देखिए, ये जो आज हमारे वज़ीर खुराक जो बात कर रहे हैं, तो ये जो आस्तीन के सांप होने की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर तो देखिए एक ही नॉन इलेक्टेड मशीर हैं पंजाब हुकूमत के अंदर, चौधरी अकरम साहब, तो उनको तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ही बनवाया है। और एक दूसरे और नॉन इलेक्टेड हैं पंजाब में, वो हैं ताहिर बशीर चीमा, जो जनूबी पंजाब सूबा तो सर शहबाज गिल और ओम चौधरी जो है वो इलेक्ट होकर आए हैं। नहीं, देखिए वो नहीं, उनका इशारा गालबन वफाक में जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर जो नॉन इलेक्टेड लोग बैठे हैं, उनका इशारा, वज़ीर खुराक का इशारा इस्लामाबाद की तरफ है। और देखिए ओम चौधरी पंजाब के अंदर हैं, लेकिन उनके हवाले से कोई वो भी वफाक से ही आए हैं, वफाक के, और तक शहबाज गिल भी वफाक से ही आए हैं, लेकिन उनका जो इशारा है बज़ाहिर वो इस्लामाबाद की तरफ है और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ है। और दोनों देखिए वज़ीर खुराक और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो एक ही कश्ती के सवार हैं, और इन दोनों के हवाले से फ़ैसले तो हो चुके हैं, और उनका अब सिर्फ तलाश जो है वो नए जो मौजू उम्मीदवार होगा सूबे के चीफ एग्जेक्टिव के लिए, उस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये बात हो रही है कि उन्हें बजट तक का टाइम उन्हें दिया गया है कि वो अपनी कारकर्दगी साबित करें, और अगर वो कारकर्दगी साबित करेंगे तो हो सकता है वो आगे भी सर्वाइव कर सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं। और एक जो ख़तरा है सबसे बड़ा इस वक्त तब्दीली के लिए, इमरान खान साहब फैसला तो मुख्तलिफ क्वार्टर से दबाव के बाद फैसला तो कर चुके हैं, लेकिन अब खौफ जो आ रहा है वो तब्दीली के अमल से खौफ आ रहा है कि पंजाब के अंदर देखिए चौधरी बरादरान काफ लीग तो उस्मान बुज़दार के साथ हमें खड़ी नज़र आती है, और अगर कोई तब्दीली का अमल शुरू होता है तो पीटीआई की क़यादत के अंदर एक खौफ मौजूद है, तो इसमें फिर चौधरी बरादरान भी अपना एक रोल ला सकते हैं। और देखिए अब तो नून लीग के अंदर तो यहाँ तक भी बातें चल रही हैं कि हमजा शहबाज को जो अचानक गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, अब वो भी इसी जो तब्दीली है जो लाना चाह रही है पीटीआई की हुकूमत खुद पंजाब के अंदर, उसमें शायद नून लीग से भी उनको कोई खतरा था, क्योंकि नून लीग और काफ लीग के दरमियान भी पिछले कुछ दिनों से रवाबत बढ़ रहे थे। तो दूसरा यही है सर, असल मामला जो है, और देखिए जो फूड डिपार्टमेंट है, महकमा खुराक है पंजाब का, उसके हवाले से भी कुछ शिकायत हो सकती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के हुक्म पर पंजाब के अंदर जो फूड डिपार्टमेंट का तमाम अमला था, फूड इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक डिप्टी डायरेक्टर्स तक तमाम जो अमला है उसको भी तब्दील कर दिया गया। मियां शाहिद, अगर परफॉर्म आप कर रहे हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत होती है कि जी आप ये साजिशें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, परफॉर्म तो करें। क्योंकि आप अगर ये तो वज़ीर खुराक कह रहे हैं, वज़ीर सेहत जो है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर यास्मीन रशीद बहुत अच्छी खातून है, नो डाउट, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रही जब ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं मेडिसिन की, उस पर आज आपने देखा इश्तिहार भी आया है फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमने सही बढ़ाई हैं, और थोड़ा सा उन्होंने जो है वो हम कह सकते हैं मक्खन पॉलिश जो है वो उस इश्तिहार के जरिए वज़ीर आज़म का किया है। लेकिन उसमें जो अहम बात थी वो ये कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस, डॉलर का रेट चेंज होने से बढ़ने से हुआ है। क्या वाकई ऐसा हुआ है, इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ी हैं? सलमान, वैसे ना वज़ीर आज़म को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कर ले, या तो अपने वज़रा की इन्वेस्टिगेशन कर ले, या जो है वो जो ड्रैप है उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। क्योंकि यहाँ के जो वज़ीर हैं कियानी साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि एक जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, चूँकि डॉलर बढ़ गया है इसलिए रॉ मटेरियल जो है वो बढ़ चुका है। तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन जो है ये ड्रैप का ही जारी किया हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल 700% जो है वो सस्ता हुआ है पहले से। और इसमें मैं गिनवा देता हूँ, जो एक दवा है कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने वाली, इसका जो रॉ मटेरियल है वो 25,000 रुपये $25,000 फ़ी किलोग्राम था, जो कि $230 फ़ी किलोग्राम जो है वो पहले से सस्ता हुआ है। दिल के दौरे की जो दवा है
उसमें $115 जो है वो सस्ता हुआ है और कीमतों में कमी आई है। और जो मैदे की तजाबियत की दवा है, गले की खराबी की दवा है, उसमें $42 जो है उसमें उसकी कीमतों में कमी आई है। दिल के दौरे के हमले से रोकने वाली दवा में $385 की जो है वो कमी आई और मैदे में तजाबियत दूर करने वाली $18 में कमी आई जो है इसके जो रॉ मटेरियल है। तो इसमें इजाफा कहाँ से हुआ? जो एक साल एक साल से जो दवाई बनती है उसकी तो कीमतों में कमी हुई है और उसकी कीमतों में कमी के लिए ड्रैब को लिखा गया था और ड्रैब के अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो अपने बड़े जो काम हैं उनको ये कह रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं चीख के कि इन दवाइयों के रॉ मटेरियल में कमी हुई है, लेकिन वजीर मानने को तैयार नहीं है और जो बड़े हुकाम हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो दाल में कुछ काला तो है। बाज अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को छापे मारकर वहां उनका रिकॉर्ड जो है उनका स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन जो असल जड़ है उसकी तरफ नहीं जाया जा रहा। असल मर्ज जो है उसकी तशखीस नहीं की जा रही कि कीमतें तो नहीं बढ़ी थी, कीमतें जो थी वो खाम माल की वो वही है बल्कि सस्ता हुआ है। तो इसको जो हार्डशिप का नाम देकर जो इनको अलाउ किया गया कि वो बढ़ा लें, वो उन्होंने एक तो इसको रॉ मटेरियल पर लगा दिया, उस पर जो है उसकी बीन चढ़ा दिया और दूसरा जो है बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से उन्होंने कह दिया कि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा हम इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। कितनी बढ़ा रहे हैं? कोई बेंचमार्क नहीं है और वो बगैर किसी बेंचमार्क के कीमतें बढ़ा दी गई। मजे की बात कि जो ड्रैब की वेबसाइट है वो आप देख लें, खुद देख लीजिएगा कि उसमें कोई दवाई रजिस्टर्ड का किसी किस्म की आपको लिस्ट नहीं मिलेगी, वहां पर आपको बयानिया कीमत नहीं मिलेगी, वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है जो मैंने पता किया है कि ड्रैब के पास कोई रिकॉर्ड इस वक्त मौजूद नहीं है कि उनके पास कितनी दवाइयां रजिस्टर्ड हैं और किस दवाई का कौन सा साल जो है वो जेनेरिक है और कौन सा ब्रांडेड है, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इमरान, आपको लगता है जो गैस का मसला हुआ था उसमें भी जो है वो कमेटी बनी थी और इन्वेस्टिगेशन हुई थी, फिर 2 MDs जो हैं वो बदल दिए गए थे, यहाँ आपको लगता है जो मियां शाहिद मुतालबा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसकी तहकीक करें, बनेगा कुछ ऐसी कमेटी, कुछ हो सकता है? अद्वियात की कीमतों की बात कर रहे हैं आप? ये कमेटी सलमान उस जो कमेटी तो हमने तो अपने मुशाहिदे में यही देखा है जो जिस चीज़ को इल्तवा में डालना होता है उसके लिए कमेटी बना दी जाती है। और कितनी कमेटियां बन गई होंगी अगर हम थोड़े से अखबारात छाने गुज़िश्ता और रिकॉर्ड देखें तो हर मामले में कमेटी बनी लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। अद्वियात की जो और ये भी पुरानी देखते हुए चले आ रहे हैं पुराना कि जिसकी कीमतें बढ़ जाती हैं वो बहुत शाज़िर व नादिर ही है कि वो कम आती हैं। तो अद्वियात की जो कीमतें बढ़ गई हैं और देखें जो शाहिद ने कीमतें भी बताई और उनकी इंटरनेशनल रेट्स भी बताए, तो उसमें कमी के बजाय जब यहाँ इजाफा हो गया, और मैं बता रहा हूँ जो मुल्क के हालात हैं और उन मुल्क के हालात से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ हैं उनकी अद्वियात इस कदर महंगी हो गई हैं कि लोगों के घरों के बजट फेल हो गए और बहुत अक्सरियत बेशतर लोग जो हैं हमारी जो आबादी है उसमें इसका शिकार हैं और वो अद्वियात जो हैं वो दस्तरस से बाहर हो गई हैं। दस्तरस से बाहर तो अब रोटी भी होती जा रही है, दस्तरस से बाहर तो बहुत सी बुनियादी इमरान वक्त जरा कम रह गया, मुझे सिर्फ 20-30 सेकंड जो है वो बचे हैं सत्तार साहब के लिए। सत्तार साहब, सर कीमतें कम तो नहीं होंगी? पेट्रोल में भी ज़्यादा ही दे रहे हैं टैक्सेस के मद में और यहाँ पर भी। 20-30 सेकंड में ऐसे पूछा जैसे ये कीमतें बढ़ाना या कम करना मेरे इख्तियार में है। मैं भी जैसे आप नहीं तसल्ली दे दें आप हमें कम से कम, तजिए के जरिए तसल्ली। वैसे बैठे हुए ना तो हम तो उम्मीद कर सकते हैं, खालिद क़यूम से दुआ करवा सकते हैं कि जनाब ये जो कीमतें बढ़ने का जो यहाँ रुझान है साल से चला रहा है, हमने कभी कीमतें कम होती हुई नहीं देखी, हमेशा कीमतें बढ़ती हुई देखी हैं। लेकिन कीमतें बढ़ी क्यों, इस पे असल मसला है कि कीमतें बढ़ी क्यों। अगर तो पूरी जस्टिफिकेशन मौजूद है कि जी बाकी जगहों पर भी इसी वजह से बढ़ी तो फिर इट्स ओके। ठीक है सत्तार साहब, सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन अपना बहुत, सलमान हसन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।